तो देखिए, आपने, मुझे उम्मीद है अब अपना 17.2 जैसा हमने कहा था, इसका आपने अपना फैक्ट शीट बनाया होगा। तो जब आप इस काम को कर रहे थे मैं भी इसको पढ़ रहा था, थोड़ा सा ये काम मैंने भी किया है। तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा है ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस, इंस्पिरेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड एक्सपायरेशन बाय विच एल्वियोलार एयर इज रिलीज्ड आउट। तो मैंने बहुत जल्दी, मैं बहुत फिर धीरे पढ़ रहा हूं, मैंने क्या देखा है कि अंदर कौन सी एयर जा रही है, एटमॉस्फेरिक एयर, और बाहर जिस एयर को मैं भेज रहा हूं उसे हम क्या कह रहे हैं, एल्वियोलार एयर। तो बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए, हमने कहा एटमॉस्फेरिक एयर, और हम ये नहीं कह रहे कि ये एटमॉस्फेरिक एयर वापस जा रही है, हमने क्या कहा कि ये एल्वियोलस से आ रही है। तो इतनी बात मुझे ये समझ में आ गई कि मैंने पहले भी इस काम को किया था कि ये मेरा जो लंग्स हैं इसके अंदर ये एक मेरा ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री है और लास्ट में कहीं ना कहीं पे एल्वियोलस है। तो इस एल्वियोलस के अंदर की एयर आप एक्सेल करेंगे और यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर की एयर अंदर जाएगी। मुझे इस लाइन का मतलब अब समझ में आ गया और मैं आगे चल रहा हूँ। मैंने फिर कोई इसके लिए फैक्ट नहीं बनाया, ये ज़्यादा अब मेरे को समझ में आ गया, इसका बार बार क्या फैक्ट लिखूँ। आगे देखिए, द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरीड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट। तो आप ध्यान कीजिए कि यहाँ पर जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैं इसी प्रेशर ग्रेडियंट की बात कर रहा था। आप ध्यान कीजिए, जब हमने इस वाले पैराग्राफ को पढ़ा था कि जो लंग्स हैं वो थोरेसिक चेंबर में होने चाहिए और थोरेसिक चेंबर एयर टाइट होना चाहिए और हम डायरेक्टली ऑल्टर नहीं कर सकते। यहाँ पर मुझे ये बात समझ में आ गई कि अगर मान लीजिए ये लंग्स हैं और लंग्स के अंदर अगर प्रेशर कम हो गया, किससे, एटमॉस्फेयर से कम हो गया तो इनहेलेशन होगा, और अगर ज़्यादा हो गया तो एक्सहेलेशन होगा। इसीलिए मैंने वीडियो में आपको ये बात बताने की कोशिश की है कि एटमॉस्फेरिक एयर रास्ता कितना भी घूमा हुआ हो इज इन डायरेक्ट कंटिन्यूएशन विद द एल्वियोलार एयर। एक लंबी सी ट्यूब सोचिए जिसके एक एंड पर एल्वियोलार एयर है, एक तरफ एटमॉस्फेरिक एयर है। और फिर हमने आपको वीडियो में बताया था कि गैसेज ऑफ इंपॉर्टेंस इन रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी फॉलो सिंपल लॉज ऑफ डिफ्यूजन। सो दैट मीन्स अगर इनका प्रेशर यहाँ ज़्यादा होगा तो यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ पर अगर प्रेशर ज़्यादा हो गया तो यहाँ से यहाँ जाएगी। सो अब हमने ये कहा कि अगर आप थोरेसिक वॉल्यूम को कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाएगी। इसके चारों तरफ मैंने थोरेसिक चेंबर बना दिया तो ये ज़्यादा हो जाएगी, ये बात आपकी समझ में आ गई। दूसरा हमने ये कहा कि अगर इसकी वॉल्यूम बढ़ गई तो इसके अंदर का प्रेशर घट जाएगा। आप याद कीजिए बॉयल्स लॉ। और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा। देखिए शब्द क्या आया, इंट्रा पल्मोनरी। इंट्रा पल्मोनरी मतलब लंग्स के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम होगा और लंग्स के अंदर एयर आएगी, और अगर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो गया तो ये बाहर जाएगी। तो अब देखते हैं इस बात को, हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है। देखिए, द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरीड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। तो अब आपको कहानी समझ में आ गई कि लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच की बात हो रही है। सो दिस इज बेसिकली बिटवीन लंग्स एक तरफ और दूसरी तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर है। फिर हम क्या कह रहे हैं, इंस्पिरेशन कब होगा। अब हमें पता है कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा लंग्स से तो क्या होगा, इनहेलेशन होगा। हमने यहाँ भी पढ़ा, यहाँ भी पढ़ा। अब हम इसकी फिर बार बार नोट्स नहीं बना रहे। आप देखिए, मैं अननेसेसरी कोई भी चीज़ इस तरफ नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे को लास्ट में जिस टाइम पर मुझे इसको क्या करना है, रिवाइज करना है, तो बिना बात का एब्रा कैडेब्रा, बिना बात की बेवकूफ़ी की इंफॉर्मेशन इसमें नहीं होनी चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए इसको देख करके कि बहुत सारा काम बाकी है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, जो चीज़ें आपको एक बार अच्छे से समझ में आ रही हैं, फिर मैं कुछ भी रटने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। इसीलिए मैं बार बार लाइव सेशन में बच्चों से ये कहता हूँ कि आप हर एक चीज़ रट नहीं सकते हैं। आप थोड़ा सा दिमाग ये लगाइए कि अगर आप एक बारी समझ लेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत कम पड़ेगी। तो इधर देखिए, अब हमें समझ में आ गया कि इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स विच इज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब नेगेटिव प्रेशर है। तो अगर आपने वीडियो में देखा है तो हम ये कहते हैं कि ये लंग्स हैं और ये इस तरफ एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप जानते हैं सी लेवल पर 760 mmHg होता है। इसको रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में हम 0 मान लेते हैं। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि एल्वियोलस के अंदर प्रेशर -1 हो गया तो इनहेलेशन होगा। -1 का मतलब 759 mmHg, और अगर +1 हो गया तो हमने ये कहा कि एक्सहेलेशन होगा। और ऊपर मुझे एक और बात याद आ गई कि ये जो चारों तरफ जो प्लूरल कैविटी है, इसमें अगर इंट्रा प्लूरल प्रेशर -4 होगा तो लंग्स क्या रहेंगे, एक्सपेंडेड रहेंगे। और अगर इसके अंदर प्रेशर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो लंग्स क्या करेंगे, कोलैप्स करेंगे। ये चीज़ मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन एक बार नीट में आ भी चुका है। तो इसलिए हमने क्या कहा, इधर देखिए
देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस विल बी इनहेलेशन। अब आपको पता ही है अगली लाइन, सिमिलरली एक्सपायरेशन कैन टेक प्लेस और टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन, कोई कहने की बात ही नहीं है, जब ये प्रेशर ज़्यादा होगा तो हम क्या कह रहे हैं कि एक्सलेशन होगा। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। तो अब तक मुझे ये समझ में आ रहा है कि इसके बाद में मेरे को ये समझाने की कोशिश की जाएगी कि ये प्रेशर कैसे चेंज किया जा सकता है, इस प्रेशर को कैसे चेंज किया जा सकता है। देखिए ये लंग्स हैं, लंग्स में ये एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है। लंग्स के आगे ये जो पार्ट होगा ये वेंट्रल होगा और पीछे की तरफ बॉडी में वो पार्ट कौन सा होगा, डॉर्सल। तो दो एक्सिस आपको समझ में आ रहे हैं, एंटेरो पोस्टीरियर, और एक आपको समझ में आ रहा है डॉर्सो वेंट्रल। सो इस तरह से डॉर्सो वेंट्रल। और देखिए इस चीज को हमने यहां पर भी पढ़ा था कि थोरेसिक चेंबर इज फॉर्म डॉर्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली बाय स्टर्नम, लेटरली बाय द रिब्स। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं इस डायग्राम को बार बार देखूं। मैंने ये फिर डायग्राम देखा तो मैंने ये देखा, आप देखिए ये वाला डायग्राम हम पहले छोड़ के आए थे, ये एंटीरियर एंड है, ये एंड क्या है, पोस्टीरियर एंड है। अब हम ये कह रहे हैं कि आगे की तरफ क्या होगी, स्टर्नम, वो वेंट्रल है। लंग्स के पीछे क्या होगा, वर्टिब्रल कॉलम, तो वो हमने क्या कहा, वो हम क्या कह रहे हैं। तो देखिए आगे की तरफ क्या होगा, आगे की तरफ हमने ये कहा कि ये स्टर्नम है और पीछे हमने क्या कहा कि क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है। तो अब हम ये कह रहे हैं ये वेंट्रल है, ये डॉर्सल है, तो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस हो गया और साइड में क्या होंगे, रिब केज होंगे, जिसके कट सेक्शन रिब्स होंगे, जिसके कट सेक्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये डायग्राम से मुझे एक ही बार समझ में आ गया कि आपके थोरेसिक चेंबर के दो एक्सिस होंगे, एक को आप कहेंगे एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस, एक को आप कहेंगे एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस, और एक को अगर आप ऐसे थ्रू एंड थ्रू लेके जाएं तो आप समझ पा रहे होंगे, इसको आप कहेंगे डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। डॉर्सो वेंट्रल, डॉर्सल पीछे की तरफ और वेंट्रल आगे की तरफ। ये कहानी मुझे समझ में आ गई। तो अब देखते हैं आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है। आपकी एनसीईआरटी कह रही है द डायफ्राम एंड अ स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल बिटवीन द रिब्स हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट्स। तो इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड, देखिए शब्द क्या लिखा है, इनिशिएटेड, बड़े ध्यान से पढ़ा कीजिए। तो हमने कहा कि इंस्पायरेशन की शुरुआत होती है किस चीज से, बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। देखिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम इनहेलेशन को शुरू कर रहा है, विच इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चेंबर इन दी एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस। तो अब आप ये समझिए कि ये जो लंग्स हैं आपके, लंग्स में नीचे की तरफ डायफ्राम है, डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एब्डोमेन की तरफ जाता है, मैंने आपको वीडियो में बताया है। तो ये एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस का डायमीटर बढ़ जाएगा, तो इसके अंदर वॉल्यूम क्या हो जाएगी, ज़्यादा, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, और ये थोरेसिक वॉल्यूम और थोरेसिक प्रेशर का असर किस पर आएगा, लंग्स पर आएगा। लंग्स की वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, इनके अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और क्या होगा, इनहेलेशन होगा। तो मैंने जब आप अपना नोट्स बना रहे थे तो मैंने पहला पॉइंट, पहला फैक्ट यहाँ पर लिख दिया। मैंने लिखा कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम इंक्रीजेज वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चेंबर इन एपी एक्सिस। एपी एक्सिस वुड बी एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस, क्योंकि मैं ये फैक्ट शीट बना रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैंने क्या लिखा है ये। और फिर हमने कहा कि इसकी वजह से देयर इज इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम एंड देयर इज अ डिक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर एंड दिस लीड्स टू इनहेलेशन, दिस लीड्स टू इनहेलेशन। अब आप ये समझिए कि मैं एक्सहेलेशन की बात नहीं लिखूंगा। अब तक मेरे को पढ़ने से पहले ये समझ में आ रहा है कि डायफ्राम जो कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे आया था ये रिलैक्स करके वापस ऊपर आएगा और उसकी वजह से थोरेसिक वॉल्यूम और प्रेशर दोबारा उल्टी तरह से चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब अब ये वॉल्यूम कम होगी, प्रेशर ज़्यादा होगा और इसकी वजह से क्या होगा, एक्सहेलेशन होगा। इसी तरह से क्या कह रहा है कि जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो रिब केज को ऊपर उठाती हैं। तो अगर आपने वीडियो में देखा है तो मैंने आपको ये बताया था कि रिब केज में स्लांट होता है। तो दो रिब्स के बीच में मान लीजिए ये जो जगह हम बता रहे हैं ये इंटरकोस्टल स्पेस है, इसमें दो लेयर्स में क्या होती हैं, मसल्स होती हैं। एक को आपने कह दिया एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, एक को आपने कह दिया इंटरनल इंटरकोस्टल। तो जब आप एक्सटर्नल इंटरकोस्टल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो रिब केज उठ जाती है। तो रिब केज जब उठ जाएगी तो उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसकी वजह से फिर क्या होगा, इनहेलेशन, लेकिन अब की बार डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में, अब की बार डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में। और इंटरनल इंटरकोस्टल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो रिब केज नीचे आएगा और वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और उसकी वजह से क्या होगा, एक्सहेलेशन। तो इसी पॉइंट में मैंने 10A और 10B कर दिया। मैंने ये कहा कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो दे एलिवेट रिब केज एंड इंक्रीज द डायमीटर इन डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस
किस में इंक्रीज करते हैं, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में, और इसकी वजह से फिर क्या होता है, इनहलेशन। द अपोजिट थिंग आई एम नॉट राइटिंग। मेरे को इतनी बात से समझ में आ जाएगी, फॉर गॉड सेक, मुझे अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जब मैंने इतना पॉइंट लिखा है अपने बारे में तो मुझे पता है कि अपोजिट क्या होगा, मैं क्यों उसके फिर नोट्स बनाऊं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसको जितना लाइट रखेंगे, एग्जामिनेशन से 2 दिन पहले 4 दिन पहले आपका रिवीजन करने का मन बनेगा। अगर आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के इतने मोटे नोट्स बना दिए तो खोलने का भी मन नहीं करेगा। आप बड़े ध्यान से देखिए, इतनी आप मेहनत करते हैं, इतने नोट्स बनाते हैं, उन नोट्स को वो रेलेवेंट बनाइए, दे शुड बी लाइट एंड दे शुड बी रियली द फैक्ट्स दैट यू एक्चुअली वांट, कि वो आपको एग्जाम से पहले याद आ जाए। बिना बात की इंफॉर्मेशन इसमें मुझे नहीं डालनी है। तो अब देखिए आपकी एनसीईआरटी यहां पर क्या कह रही है, एलिवेट्स द रिब्स एंड द स्टर्नम कॉजिंग एन इंक्रीज, देखिए वही हम बात कह रहे थे, कॉजिंग एन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चेंबर इन, देखिए अभी मैंने जो कहा आपसे, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस, और इसकी वजह से हमने क्या कहा कि देयर विल बी अ सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। ये वही कंसेप्ट बार बार आ रहा है कि थोरेसिक चेंबर को आप एयर टाइट रखिए, फिर थोरेसिक वॉल्यूम को आप क्या करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, दैट चेंज विल बी रिफ्लेक्टेड इन द वॉल्यूम ऑफ द लंग्स। ये बार बार वही आ रहा है। फिर क्या कह रहा है कि एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगेन इट इज सेम, अगेन इट इज सेम। आपको एक बार समझ में आ गया, अब आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये अब आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी जो मैं आपके लाइव सेशन में कहता हूं कि आपको अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया कि असली कंसेप्ट तो वो था जो मैंने आपको ये बताया था। यहां पर ये याद करिए, ये वाला जो कंसेप्ट था, यही कंसेप्ट हम बार बार लगाए जा रहे हैं, इसी कंसेप्ट को बार बार लगाए जा रहे हैं। तो मैं बार बार लिखूंगा क्यों इसको, तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि इसकी वजह से हमने कहा कि इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच फोर्सेस द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इन द लंग्स, एंड रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल, ये मैंने यहाँ लिख ही लिया है, रिटर्न्स द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन, रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम, देयर बाय द पल्मोनरी वॉल्यूम, दिस लीड्स टू increase in intrapulmonary pressure. For God's sake, it is the same concept. Why should I write it again and again? I hope you are getting my point. ये आपके उस रेडी रेकनर में नहीं आना चाहिए। आप देख रहे हैं मैं अपनी एनसीईआरटी में ही जो कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बहुत ध्यान से क्या देखा है, वीडियो देखा है। अब तो मैं काम की बात जो है, मुद्दे की बात इसके बाद और जो वीडियो के बाद में आया है, तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो उस वीडियो के साथ में आपको यहाँ पर बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सर इस वीडियो में पढ़ा क्या रहे हैं, और उस शब्द के समझाने के लिए, एक छोटे से शब्द के समझाने के लिए जो ये 10 मिनट की मैं एक्सप्लेनेशन करता हूं, वो इसलिए करता हूं ताकि आपको वो कंसेप्ट समझ में आ जाए और फिर आपको इस लाइन को याद ना करना पड़े। अब आप देख रहे हैं कितनी सारी चीजें मैंने आपको यहां बताई हैं जो कि हम ओवरलुक कर जाते हैं बार बार पढ़ने के बावजूद। तो अब देखिए ये कहानी बिल्कुल समझ में आ गई, इससे एक्सेलेशन हो गया। वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन। सो आप देखिए कि एब्डोमेन में, लेकिन देखिए एब्डोमेन में देखिए ध्यान से, एब्डोमेन में आप ये देखिए कि यहां पर दोनों लिखा है, एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। अब अगर आप वीडियो देख करके इस काम को कर रहे हैं तो आपको एकदम ध्यान आ जाएगा, मैंने वीडियो में आपको कफ के बारे में बताया है और रेक्टस एब्डोमिनिस मसल के बारे में बताया है। ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। तो देखिए दिस इज एन इंफॉर्मेशन दैट आई शुड कीप। सो हमने ये कहा कि द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट, सो दिस शुड बी रेस्टिंग। अगर आप बहुत तेजी से दौड़ते हैं तो आपका जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बहुत फास्ट हो जाता है, तो इसका मतलब ये रेस्टिंग रेट है एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग का। तो हमने क्या कहा, 12 to 16 पर मिनट, दिस इज द रेंज। इसी से मैं आगे पल्मोनरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज कैलकुलेट करूंगा और उसकी 2 रेंजेस मेरे पास आएंगी। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय स्पायरोमीटर विच हेल्प्स इन द क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। सो वी आर राइटिंग दैट स्पायरोमेट्री is basically used in pulmonary function test, pulmonary function test. This technique is used in pulmonary function test. अब आप ये देखिए, ये आपके जो एक बार डायग्राम जरूर देखना चाहिए आपको। आप क्या देख रहे हैं कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो मैंने अभी आपको बताया नीचे आ रहा है।
आप देख रहे हैं नीचे आ रहा है, तो जब ये नीचे पुल होगा तो थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इंट्रा थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगी तो इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगी, उसके अंदर का प्रेशर घटेगा और एयर कहाँ आएगी, नीचे आएगी। इसी तरह से अगर आपने रिब और स्टर्नम को देखिए क्या लिखा है, रेज, ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल करेगा, तो यहीं पर मैं अपनी किताब में क्या लिख लूँगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इस काम को करेगा तो इनहेलेशन होगा। तो ये आपको कहानी समझ में आ गई। इसी तरह से मैं यहाँ पर आऊँगा तो मुझे पता है रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन, दिस वुड बी इंटरनल इंटरकोस्टल, दिस वुड बी इंटरनल इंटरकोस्टल। तो ये मुझे अब समझ में आ गया कि ये बेसिकली क्या हो रहा है। आपने देखा कि मैंने 17.2 में केवल ये 3 क्या लिखे हैं, फैक्ट लिखे हैं, बाकी सारा कंसेप्ट ये वही है जो शुरू में जब हम ये देख रहे थे यहाँ पर, जब मैंने ये देखा था कि वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड सारी बात थी। मुझे ये बात ध्यान होनी चाहिए बहुत अच्छे से कि हम अपने पल्मोनरी वॉल्यूम को डायरेक्टली ऑल्टर नहीं कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपके लिए ये 2 सेक्शन कर दिए हैं। मैंने 2 सेक्शन कर दिए हैं। इस चैप्टर की जो फैक्ट शीट है वो मैं अपनी समझ से बना करके आपको दे दूंगा। जब आप इस फैक्ट शीट को देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं होगा। अगर ये टाइप्ड होती तो पूरा का पूरा चैप्टर एक A4 साइज शीट पर आ जाता। इससे ज़्यादा या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 पेज पर आ जाता, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो इससे ज़्यादा अब आप देख रहे हैं मुश्किल से निकल के आपके पास, आप समझ गए होंगे, 40-50 पॉइंट्स आएंगे इस चैप्टर के, जिनको आपने ध्यान देना है बार बार। तो जब भी आप टेस्ट देने जाते हैं इन पॉइंट्स को देख के जाइए, बार बार किताब को मत पढ़िए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कितनी बार पढ़ेंगे आप, कितनी बार रिवाइज करेंगे। कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि वो एग्जाम के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उनका रिवीजन नहीं हुआ। ये रहा आपका रिवीजन। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको याद दिलाएंगे कि किताब के अंदर लिखा हुआ क्या है, और इनको पढ़ करके जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कहीं कोई चूक तो नहीं हुई है यहाँ पर। और एग्ज़ाम से पहले हम प्रैक्टिस करके यही चाहते हैं कि हमें फीडबैक मिल जाए, और हम ये चाहते हैं कि हम एग्ज़ाम में प्रॉपरली प्रिपेयर्ड जाएँ। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो मैं एक छोटा सा वीडियो और करूँगा, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, उसको और देखिए। और जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि ये फैक्ट शीट हम आपको मेरे हाथ से बनी हुई दे देंगे, और मैं फिर आपसे ये कहूँगा कि थोड़ा सा एक बार करने की कोशिश कीजिए, आपको अच्छा लगे। फॉलो दिस थिंग, इट विल बी वेरी हैप्पी फॉर अस, वी विल बी वेरी हैप्पी इफ वी विल बी contributing anything towards your success to make your path easy towards selection in a prestigious government medical college seat. Thank you so much.